दुनिया एक बार फिर महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है और परमाणु हथियार अब सिर्फ धमकी नहीं बल्कि हकीकत बनते जा रहे हैं। ये वो हथियार हैं जो पहाड़ों को राख बना सकते हैं और इंसानियत को इतिहास। लेकिन इस तबाही के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां इन विनाशक हथियारों की गूंज नहीं पहुंचेगी। अमेरिका की पहाड़ियों के सीने में दबी एक रहस्यमय दुनिया, शाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, वो बंकर जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति का अंतिम आश्रय कहा जाता है। इस बंकर के दरवाजे सदियों से बंद थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खोल दिया है। उनके इस कदम से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई कयामत की घड़ी नजदीक आ चुकी है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में ये सीक्रेट परमाणु बंकर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? इस रिपोर्ट से समझिए। 2000 फीट जमीन के नीचे 70,000 टन ग्रेनाइट के भीतर अमेरिका का वो गुप्त शहर जो दुनिया के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेगा। कहा जाता है कि कयामत के दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं मानता। वो कहता है जब धरती की सांसें रुक जाएंगी तब इस परमाणु सुरंग के भीतर से नई मानव सभ्यता सांस लेगी। अमेरिका के कोलोराडो की पहाड़ियों पर बने इस परमाणु बंकर का नाम है शाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स। वो ठिकाना है जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति तीसरे विश्व युद्ध या परमाणु जंग का कमांड सेंटर ऑपरेट करेंगे। ग्रेनाइट की मोटी दीवारों के बीच बना यह किला न सिर्फ एक सुरक्षा केंद्र है बल्कि भविष्य को बचाने का प्रयोगशाला भी है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण 1966 में पूरा हुआ, जब अमेरिका और सोवियत संघ की दुश्मनी अपने चरम पर थी। उस वक्त अमेरिकी सरकार के डर ने इस भूमिगत शहर को जन्म दिया, एक ऐसा शहर जो किसी भी न्यूक्लियर ब्लास्ट को झेल सके। जमीन से 2000 फीट नीचे बना यह किला इतना मजबूत है कि हिरोशिमा पर गिरे बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट भी इसे हिला नहीं सकता। जरा इस 3 फीट मोटे स्टील के दरवाजे को देखिए। यह इसका मुख्य द्वार है जिसे बंद होने में सिर्फ 45 सेकंड लगते हैं। परमाणु हमले की सूरत में जैसे ही दरवाजा बंद होगा यह ठिकाना पूरी तरह महफूज हो जाएगा। बाहर से भले ही आपको इस कॉम्प्लेक्स का अंदाजा ना लग रहा, ऊपर से भले ही आपको यह सिर्फ एक पहाड़ नजर आ रहा, लेकिन इसके नीचे करीब 5 एकड़ का भूमिगत साम्राज्य बसा है। इसमें 15 विशाल इमारतें और कमांड सेंटर है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़े। और सबसे खास बात, इसकी नींव जमीन पर नहीं बल्कि एक विशालकाय स्प्रिंग्स पर टिकी है, ताकि अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो भी जाए तो यहां की कंप्यूटर की स्क्रीन पर हलचल तक ना हो। ये वो अंडरग्राउंड सिटी है जहां पर खुद की पावर सप्लाई है, खुद का अपना वाटर सिस्टम है और महीनों तक जो राशन है वो यहां पर चल सकता है। इस अभेद्य किले को बनाने की शुरुआत 60 के दशक में हुई, जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया सोवियत संघ की मिसाइलों से भयभीत थी। निर्माण के बाद से लेकर अब तक सिर्फ एक बार इस परमाणु बंकर के दरवाजे बंद करके इसे एक्टिवेट किया गया, और वो मौका था 9/11 अटैक का। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे तीसरे विश्व युद्ध का मुख्यालय बनाना चाहते हैं। अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से डूम्सडे प्लेन में बिठाया जाएगा और फिर उसी डूम्सडे प्लेन से उन्हें शाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स में लाया जाएगा। फिर यही उनका सुरक्षित ठिकाना होगा। यह सिर्फ एक ठिकाना नहीं बल्कि अमेरिका की डूम्सडे स्ट्रेटेजी का केंद्र है।
अपने राष्ट्रपति और तमाम बड़े नेताओं को परमाणु हमले से सुरक्षित रखने के लिए ये अमेरिका का गुप्त रोड मैप है। इसके अलावा परमाणु हमले की सूरत में बाकी हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा का प्लान भी पहले से तैयार है। अमेरिका के रक्षा मंत्री समेत बाकी लोगों को माउंट वेदर में शिफ्ट किया जाए, जबकि अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं को रेवन रॉक वाले गुप्त ठिकाने में भेजा जाएगा। यानी दुनिया अगर राख में बदल भी जाए तो अमेरिका का शासन चलता रहेगा। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं, जिसका कयामत वाला प्लान रेडी है। रूस भी अपने प्लान को काफी हद तक आकार दे चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भी 2 वॉर माउंटेन है। पहला चीन और मंगोलिया की सीमा के पास डाचा पर्वत के नीचे, और दूसरा अल्ताई पर्वत की गहराइयों में छिपा एक हाईटेक भूमिगत शहर। इन ठिकानों को परमाणु युद्ध की सूरत में सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। अल्ताई पर्वत के नीचे महज एक बंकर नहीं, बल्कि पूरा भूमिगत शहर है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। इस बंकर के अंदर से एक गुप्त रास्ता सीधे क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति के निवास तक जाता है। इस परमाणु बंकर के अंदर 1 साल तक जिंदा रहने लायक राशन की व्यवस्था है और कई कमांड सेंटर भी बनाए गए हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ जमीन, पानी या अंतरिक्ष में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि पर्वतों की गहराइयों में भी जंग चल रही। जंग ताकतवर नेताओं के लिए सेफ हेवन बनाने की, जंग इंसानों के डर को हकीकत में बदलने की। अमेरिका का शाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स भी एक ऐसा ही ठिकाना है, जिसे बनाया तो इंसान के डर ने था, लेकिन वो डर इतनी जल्दी हकीकत में बदलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं उस पीढ़ी की जिसके लिए कहा जाता है कि ये पीढ़ी अपना ज्यादातर वक्त रील्स और मीम बनाने में बिताती है। लेकिन जैसे ही इस पीढ़ी ने लोकतंत्र की दरारों से अपने अधिकारों की तरफ झांकना शुरू किया तो कई देशों की सरकारें हिल गई। बात हो रही है जेनजी की। वो जेनजी जिन्होंने पहले नेपाल में सत्ता परिवर्तन करवाया, फिर मोरक्को में सरकार को ललकारा और अब जॉर्जिया में तख्ता पलट का अध्याय लिखने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ दिन पहले नेपाल में हुए जेनजी के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें अभी धुंधली नहीं हुई कि जॉर्जिया में कुछ उसी तरह का मंजर दिखने लगा। ये तस्वीरें जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी की। सड़कों पर आग है और हवा में गुस्सा। ये गुस्सा वहां की सरकार की नीतियों पर और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़का। इस वक्त जॉर्जिया की सत्ता पर जॉर्जियन ड्रीम नाम की पार्टी का कब्जा है, लेकिन वहां के लोगों को लगने लगा है कि जॉर्जियन ड्रीम पार्टी अब ड्रीम नहीं, एक नाइटमेयर बन चुकी। जॉर्जिया के जेनजी मानते हैं कि ये पार्टी उनके सपनों से खिलवाड़ कर रही है, लिहाजा हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोगों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर दिया। भीड़ की अगुवाई उसी पीढ़ी ने की जिसे पूरी दुनिया जेनजी के नाम से जानती है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ राष्ट्रपति भवन के पास पहुंची तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनका रास्ता रोक दिया। फिर क्या था?
पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते हुए कुछ लोगों ने राष्ट्रपति भवन की दीवार को फांदने की कोशिश की। हालात को बेकाबू होता देख पुलिस ने तुरंत वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन हाथों में जॉर्जिया का झंडा लिए प्रदर्शनकारी पुलिस की सख्ती के आगे डटे रहे। इस दौरान कई जगह झड़पें हुई, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। राष्ट्रपति भवन के अलावा राजधानी तिब्लिसी में कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें हैं। जॉर्जिया पश्चिम समर्थक देशों में गिना जाता है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने जॉर्जिया की विदेश नीति को 2 हिस्सों में बांट दिया है। सत्ताधारी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पर आरोप है कि उसका झुकाव रूस की तरफ बढ़ रहा है और सरकार पश्चिम समर्थक संगठनों को विदेशी एजेंट बताकर निशाना बना रही है। जॉर्जिया में हाल ही में पेश किए गए फॉरेन एजेंट्स लॉ ने इस गुस्से को और हवा दी। लोगों का कहना है कि यह कानून रूस के इशारे पर बनाया गया ब्लूप्रिंट है, जो वहां की मीडिया और एनजीओ की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने लोकतंत्र को गिरवी रख दिया है और अब वो रूस की नीतियों को जॉर्जिया में लागू कर रही है। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि 2024 के संसदीय चुनावों में जमकर धांधली की गई, जिससे जॉर्जियन ड्रीम पार्टी ने अवैध रूप से सत्ता पर कब्जा बनाए रखा। अब सड़कों पर उतर चुकी जेनजी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है। जॉर्जिया की सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतें जो देश को अस्थिर करना चाहती है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि साजिश तो सरकार कर रही है ताकि लोगों की असहमति को कुचल सके। अब सवाल यह है कि कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है, जनता सत्ता के खिलाफ या सत्ता जनता के खिलाफ। एक वक्त था कि जॉर्जिया की राजधानी की हवा में यूरोप के सपने उड़ान भरते थे, लेकिन आज वहां गुस्से का तूफान और आंसू गैस के बादल। लोग चीख रहे हैं, हमसे हमारे सपने मत छीन, हमारी लड़ाई सत्ता से टकराने की नहीं बल्कि अपने भविष्य को बचाने की। जिस आग में जॉर्जिया झुलस रहा है, ठीक उसी तरह की लपटें कुछ दिन पहले नेपाल में उठी। वहां की तमाम गलियों और तमाम सड़कों पर जेनजी ने भी कुछ इसी तरह बगावत की मशाल थामी थी। दोनों जगह वही गुस्सा, वही पीड़ी और एक ही बात, बदलाव। इस बदलाव की गूंज पिछले हफ्ते मोरक्को में भी सुनाई। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान युवा सड़कों पर उतरे और सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करें। नेपाल, मोरक्को और जॉर्जिया, इन तीनों देशों में फर्क भले है, लेकिन आवाज एक, वो आवाज जेनजी की, जो चीख रही है कि हम ना तो डरने वाली पीढ़ी हैं और ना झुकते वाले। इस वक्त पूरी दुनिया में एक अलग तरह की जंग चल रही है, पुरानी सत्ता और नई सोच के बीच की जंग। जिन देशों की सरकारें अतीत से चिपकी हुई हैं, वहां के जेनजी अपने भविष्य को नए सिरे से लिखना चाहते हैं। ये जनरेशन जी अब जनरेशन ज्वालामुखी बनती जा रही है और उसकी लपटें नेपाल से जॉर्जिया तक फैल चुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक तरफ नंबर 1 कही जाने वाली सुपर आर्मी, दूसरी तरफ दुनिया की 50वें नंबर की सेना।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपर पावर अमेरिका और छोटे से देश वेनेजुएला के बीच चल रहे जबरदस्त तनाव की, जो कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। यानी जंग का एक और फ्रंट जल्द ही खोल सकता है। सवाल है, क्या अमेरिका वेनेजुएला पर बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का सीक्रेट प्लान रेडी कर लिया है? सवाल यह भी कि क्या वेनेजुएला ने भी अमेरिका के साथ जंग की पूरी तैयारी कर ली है? इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। वेनेजुएला पर यूएस करेगा कब्जा, ट्रंप का सीक्रेट प्लान तैयार। अमेरिका कहर बरपाएगा, वेनेजुएला भी आग बरसाएगा। युद्ध का कैरेबियन फ्रंट, क्या तय हो गई एक और जंग? कैरिबियन सागर में युद्ध के बारूदी बादल मंडरा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले 48 घंटे वेनेजुएला पर बहुत भारी साबित होने वाले। कैरिबियन इलाके में वेनेजुएला के साथ अमेरिका का टकराव बढ़ता ही जा रहा है और कैरिबियन सागर में एक नई जंग की आहट सुनाई देने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले की पूरी तैयारी कर ली। जिस तरह से अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के खिलाफ पुख्ता तैयारी की जा रही है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हालात साफ तौर पर युद्ध की तरफ जा रहे हैं। वेनेजुएला के कुछ इलाकों में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की एंट्री ने तनाव को और बढ़ा दिया। एक्विटिया उड़ान क्षेत्र में 75 किलोमीटर अंदर तक अमेरिकी लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं। इन विमानों की पहचान F-35 के रूप में की गई। अपने इलाके में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की एंट्री को वेनेजुएला ने अमेरिका की घुसपैठ करार दिया। वेनेजुएला को आशंका है कि अमेरिका की सेना उस पर किसी भी समय हमला कर सकती है। वेनेजुएला के इलाकों में न सिर्फ अमेरिकी लड़ाकू विमानों के जमावड़े से दहशत है, बल्कि कैरिबियन इलाके में अमेरिका के जंगी जहाज और पनडुब्बियां भी तैनात हैं। अमेरिका का मरीन प्यूर्टो रिको बेस पहले से एक्शन में है। प्यूर्टो रिको के दक्षिण में 22 MEU स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। इसके अलावा काराकस के करीब 700 किलोमीटर दूर मास्क क्लास LHD USS इलो जीमा तैनात है। इसके साथ एक आर्ले बर्ग डिस्ट्रॉयर भी तैनात है, जबकि क्रूजर USS लेक एरी भी तैनात किया गया है। युद्ध की इसी आशंका को देखते हुए वेनेजुएला ने भी अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला को अमेरिका की तरफ से जिन बातों का डर है, उनमें दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला के पोर्ट पर कब्जा कर सकती है। अमेरिका वेनेजुएला के हवाई अड्डे भी कंट्रोल में ले सकता है। वेनेजुएला के खिलाफ अपनी तैयारियों को लेकर ही अमेरिका का यह कहना है कि वो उसके ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि अमेरिका की तैयारी वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक्शन से कहीं ज्यादा है। दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला को अमेरिका अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन वेनेजुएला के तट पर 36 घंटों के अंदर पहुंच सकते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद वेनेजुएला किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कैरिबियन इलाके में जैसे ही अमेरिका ने अपनी बारूदी हलचल बढ़ाई, उसके काउंटर में वेनेजुएला ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी। वेनेजुएला ने जंग के लिए 37 लाख फोर्स तैयार रखी। एयर डिफेंस सिस्टम लगाए, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स को एंटी शिप मिसाइलों से लैस कर रखा है। रूसी फाइटर जेट सुखोई 30 को भी तैयार रखा है। की तरफ से जंग के लिए अगर कोई एक्शन लिया गया तो वेनेजुएला पलटवार करने में पीछे नहीं हटेगा।
कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अमेरिका वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल और उसके सदस्यों पर ड्रोन हमले कर सकता है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी गया कि वेनेजुएला की ड्रग लेबोरेटरीज को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी हमले वेनेजुएला के अंदर तक हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन लगातार वेनेजुएला पर ड्रग कार्टेल चलाने और अमेरिका में नशा पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है। इसी को आधार बनाकर कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अपने युद्धपोत कैरेबियन सागर में तैनात कर दिए। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास एक शिप को तबाह करके कैरेबियन इलाके में युद्ध की नई चिंगारी भड़का दी। उस समय भी वेनेजुएला ने साफ तौर पर इसे एक अघोषित युद्ध की संज्ञा दी थी। जाहिर है, अगर सुपर पावर ने कैरेबियन सागर में कोई बारूदी हरकत बढ़ाई तो वेनेजुएला उसके जवाब में पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका को माकूल जवाब देगा। मतलब साफ, अगर दोनों देशों के बीच ये तनाव बढ़ा तो जंग का एक और फ्रंट खुलना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब बात पाकिस्तान फौज की, जिसकी किस्मत में विनर बनना लिखा ही नहीं है। उसकी किस्मत में सिर्फ सरेंडर है। कभी भारतीय सेना के सामने सरेंडर, कभी अफगानिस्तान के सामने सरेंडर और अब पीओके के लोगों के सामने सरेंडर। पाकिस्तान की फौज ने इस बार पीओके में घुटने टेक दिए। पीओके में लोगों के आक्रोश ने मुनीर की अकड़ ढीली कर दी। प्रदर्शनकारियों की 21 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अभी पीओके पर सबसे बड़ा सरेंडर बाकी है। वो सरेंडर है क्या? इस रिपोर्ट पीओके ने 6 दिन तक चले प्रदर्शन में क्या क्या देखा? पाकिस्तान सेना का क्रूर चेहरा देखा, निहत्तों पर गोलियों की बरसात देखी, 14 प्रदर्शनकारियों को दम तोड़ते देखा, अस्पतालों में घायलों को तड़पते देखा, फौज की बर्बरता पर एकजुटता देखी, फिर सड़क पर निकलता हुजूम देखा। मुजफ्फराबाद तक लंबा मार्च देखा, शहबाज मुनीर के खिलाफ बढ़ता क्रोध देखा। पाकिस्तानी सेना के जवानों को पिटते देखा, भीड़ में बंधक सैनिकों को कांपते देखा, जान बचाकर भागती मुनीर की ब्रिगेड देखी, $10 रुपए में सेना की वर्दी की सेल देखी, फील्ड मार्शल मुनीर का पस्त हौसला देखा, जन आंदोलन पर शहबाज का बढ़ता ब्लड प्रेशर देखा और अंत में क्या देखा? आधी रात क्रूर सत्ता को घुटनों पर बैठे देखा, 38 में से 21 मांगों पर झुकते देखा, समझौते पर साइन करते देखा, इस्लामाबाद का फिर से सरेंडर देखा। मुनीर की सेना एक बार फिर कागजी शेर साबित हुई, पीओके के लोगों की जीत हुई। पीओके के लोगों की जो 21 मांगे मानी गई हैं, उनमें कुछ प्रमुख मांगे इस तरह से: हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, मामले की न्यायिक जांच होगी, मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को सरकारी कर्मचारी के बराबर मुआवजा मिलेगा, मृतकों के परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी मिलेगी, घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। पीओके में 2 नए शिक्षा बोर्ड, एक इंटरमीडिएट बोर्ड और एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनेगा। सभी मौजूदा बोर्ड को 30 दिनों के अंदर पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा। पीओके में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए शहबाज सरकार 10 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। स्वास्थ्य कार्ड के लिए 15 दिनों में फंड जारी होंगे।
गिलगित बाल्टिस्तान और फाटा के मॉडल के मुताबिक टैक्स में कमी की जाएगी। इसके अलावा भी कई जरूरी मांगों पर शहबाज सरकार झुकती दिखाई दी। पीओके में लोगों के जोश और जुनून और इनकलाबी नारों ने कामयाबी पाई। पीओके में फिलहाल के लिए प्रदर्शनों को रोक दिया गया है। सेना की गोली से मारे गए लोगों के लिए 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया। लेकिन हमारी आंखें उस सरेंडर पर जा टिकी हैं जो आधी रात को शहबाज सरकार ने किया। समझौते के पेपर पर साइन किया, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। 54 साल पहले तब पाकिस्तानी जनरल नियाजी को झुकना पड़ा था। आत्मसमर्पण के पेपर पर दस्तखत करने पड़े थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने पिस्टल बंदूकें सौंपकर घुटनों पर बैठना पड़ा था। अब 2025 में पाकिस्तान में संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल को आवामी एक्शन कमेटी के समझौते पर साइन करना पड़ा है। पीओके में आक्रोशित प्रदर्शनकारियों के सामने जनरल मुनीर को झुकना पड़ा। पाकिस्तान सेना की किस्मत में विनर बनना लिखा ही नहीं, उसकी किस्मत में सिर्फ सरेंडर लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे भूल सकते हैं? 6 और 7 मई की रात जब भारत ने 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, जवाब में पाकिस्तान ने हिमाकत दिखाई तो ब्रह्मोस से 11 पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त कर दी। सिर्फ 4 दिन में ही पाकिस्तान हाय तौबा करने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। पाकिस्तान जब बहुत गिड़गिड़ाया तब जाकर भारतीय सेना का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद भी अकल ठिकाने नहीं आई। मुनीर पीओके में प्रदर्शन को बुलेट और बूटों से कुचलने का ख्वाब देखने लगे, लेकिन यहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सिर्फ 6 दिन के अंदर पीओके के लोगों ने मुनीर को आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसी मार पड़ी कि नौबत यहां भी सरेंडर की आ गई। खैर, ये पाकिस्तान जिसकी फितरत में धोखा है। पीओके के लोग ये फितरत समझते हैं, समझौते के बावजूद सतर्क और सावधान है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से मुक्ति पाने को बेचैन है। भारत में मिलकर मुनीर और शहबाज को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। नेपाल से लेकर भारत के 8 राज्यों तक भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कहर ढा दिया है। अक्टूबर के महीने में ऐसी बारिश और ऐसा सैलाब देखकर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। अक्टूबर में आए सैलाब से नेपाल में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी 18 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। बिहार का शो कही जाने वाली कोसी नदी भी उफान पर है। ऐसा ही हाल दक्षिण भारत के राज्यों का भी है। देखिए, काठमांडू, दार्जिलिंग, बिहार, अक्टूबर में लेट सैलाब से हाहाकार। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का कहर है। दार्जिलिंग से लेकर वैष्णो देवी तक तबाही का तांडव है। नेपाल के काठमांडू से लेकर भारत के जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, जगह जगह आया है हाहाकार लाने वाला सैलाब। उत्तर से दक्षिण तक आसमान से बरसी आफत ने नेपाल और भारत को झकझोर दिया है। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ का ऐसा कहर हुआ है कि बीते 36 घंटों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बेहिसाब बारिश और भूस्खलन ने कई लोगों की जान ले ली है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं दरके, जल की शक्ति के सामने लोहे का बना पुल भी ढह गया। बिहार में कोसी कहर ढा रही है, तराई के इलाके डूब गए हैं। जम्मू में भी भारी बारिश का कोहराम जारी है। माता वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर रुक गई है। दक्षिण भारत में भी जगह जगह तेज बारिश से सैलाब आ गया है।
भारत के 8 राज्यों में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से तबाही का दौर जारी है, लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, जहां भारी बारिश की वजह से लोहे का दूधिया पुल ढह गया। लोहे का मजबूत पुल और उसके मजबूत पिलर सबकी आंखों के सामने बह गए। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। यहां रेस्क्यू टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी हैं। जो पुल ढहा है वो दार्जिलिंग के मिरिक और सिलीगुड़ी के कस्बों और पर्यटक स्थलों को आपस में जोड़ता था। यहां से बहने वाली बालासन नदी का पानी अचानक इतना बढ़ा कि सड़कों, पुलों और जिंदगियों को एक साथ बहा ले गया। नदी के किनारे बने कई घर ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गए। राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया है। सड़कें जगह जगह से टूट गई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच संपर्क लगभग टूट गया है। NH 717E जो सिलीगुड़ी और सिक्किम को जोड़ता है, वहां भी ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। NH 110 और NH 10 दोनों ही बंद हैं। जहां कभी सड़क दिखती थी, वहां अब नदी बह रही है। सैकड़ों पर्यटक अब सिलीगुड़ी वापस जाने के लिए दार्जिलिंग सुखिया के रास्ते लौट रहे हैं। नदी अब भी उफान पर है। घर बह गए हैं, दुकानें डूब गई हैं। दार्जिलिंग बिशप हाउस के पास भी पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया। ये सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 110 है। नदी इस राष्ट्रीय राजमार्ग से कम 100 फीट नीचे बहती थी, लेकिन अब जलस्तर और NH दोनों का स्तर एक जैसा हो गया है। इस वजह से नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। अकेले दार्जिलिंग में ही 18 से ज्यादा लोगों की मौत की दर्दनाक खबर आ रही है। दार्जिलिंग के मिरिक में 11 शवों की पहचान हो चुकी है। सुखिया में कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन यहाँ कुदरत का जैसा कहर दिखा है, उससे मारे गए लोगों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। दार्जिलिंग जैसा ही हाल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है। केंद्र सरकार ने NDRF और SDRF की टीमों को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाने का आदेश दिया है। जलपाईगुड़ी के काली खोला ब्रिज की सड़क धंस गई है। अब किसी भी वक्त इसके ढहने का डर है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया है। नदी के किनारे बसे गांवों में दहशत है। नेपाल के 5 प्रांतों कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी में बारिश मौत बनकर बरस रही है। बागमती और पूर्वी राप्ती नदियों के आसपास रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी नेपाल में अब तक कम से कम 45 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें इलाम जिले में हुई हैं, जहां 37 लोग भूस्खलन में दब गए। खराब मौसम की वजह से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानें रोक दी गई हैं। काठमांडू, भरतपुर, जनकपुर, भद्रपुर और पोखरा से आने जाने वाली उड़ानें फिलहाल बंद हैं। नेपाल में नदियां अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। नेपाल आर्मी और पुलिस हजारों लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में हो रही तबाही पर दुख और संवेदना जाहिर की है। इस कठिन समय में हम नेपाल की जनता और सरकार के साथ हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश हो रही है। माता वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर 3 दिनों के लिए रोक दी गई है। 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का जिक्र किया था। इस मिशन को तेजी से पूरा करने का काम शुरू हो गया है। देश के हर शहर, हर गांव तक को सुरक्षित करने के लिए नया सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। सेना ऐसी एयर डिफेंस गन खरीद रही है जो सिर्फ ड्रोन या जेट्स ही नहीं, दुश्मन की ओर से दागे गए तोप के गोलों तक को हवा में ही खत्म कर देगी। इसके अलावा DRDO ने भी ऐसा हथियार तैयार किया है जो दुश्मन के ड्रोन को अपने कंट्रोल में ले लेगा और हवा में ही तबाह कर देगा।
दुश्मन ड्रोन तो उड़ा पाएगा, लेकिन भारत की जमीन तक बारूद उतार नहीं पाएगा, क्योंकि आसमान में ही उसका हर ड्रोन पूरी गारंटी के साथ खाक कर दिया जाएगा। भारतवर्ष के रक्षा कवच को और मजबूत और दुश्मन के लिए पूरी तरह अभेद बनाने के लिए 2 अलग अलग रक्षा प्रयास हो रहे हैं। पहला है मिशन सुदर्शन चक्र, जिसके तहत भारतीय सेना AK-630 एयर डिफेंस गन खरीद रही है, और दूसरा है दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही निष्क्रिय करने वाली DRDO की नई तकनीक। भारत के रक्षा कवच को दुश्मन के लिए अभेद्य बना देने का ये दोहरा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का हिस्सा है जिसका जिक्र उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया था। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना।